हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने हरियाणा जीके के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की हिस्ट्री पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो। चलिए शुरू करते हैं। नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इन्होंने 505 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचना से तथा बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन ने तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचना बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि इन तीनों राजाओं ने, इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन किया। ये तीनों राजा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, इसी कारण उन्होंने महाराज की उपाधि धारण नहीं की। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन, जिसने 580 ईस्वी से 680 ईस्वी तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। प्रभाकर वर्धन ने महाराज धीराज तथा परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। इन्होंने 580 से लेकर 605 ईस्वी तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री तथा हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने उसकी प्रशंसा में हूणों के लिए शेर तथा सिंधु देश के लिए ज्वर बताया है। प्रभाकर वर्धन ने 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इन्होंने महाराज धीराज की और परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने 580 से 605 तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री तथा हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने इनकी प्रशंसा में हूणों के लिए शेर और सिंधु देश के लिए ज्वर बताया है। इसके बाद राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन आया? राज्यवर्धन। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई 605 में, तो उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेसर के सिंहासन पर बैठा। उन्होंने भी महाराज धीराज एवं परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। वह भी अपने पिता की भांति वीर एवं साहसी था। दूतों द्वारा यह दर्दनाक सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त, गौड़ प्रदेश के राजा शशांक तथा वल्लभी के राजा ध्रुव सेन ने संयुक्त रूप से उसके बहनोई कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा मौखरी के साथ युद्ध करके हत्या कर दी तथा उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। इस संकट के समय राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने भी उसके साथ जाने का आग्रह किया, किंतु राजवर्धन ने यह कहते हुए हुंकार कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है।
राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर दिया, परंतु गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद जब हर्षवर्धन को पता चला तो हर्षवर्धन ने 647 तक शासन किया। उसके बाद उसका जन्म कब हुआ? हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को थानेश्वर के विशाल राज्य में हुआ। हर्षवर्धन के जन्म के बाद कई दिनों तक समस्त राज्य में उत्सव मनाया गया था। माता पिता कौन थे? हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती देवी तथा पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन अपनी माता की भांति सहनशील तथा पिता की भांति साहसी एवं प्रतापी राजा था। भाई बहन कौन थे इसके? हर्षवर्धन 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई था राज्यवर्धन, बड़ी बहन का नाम राजश्री और वह स्वयं सबसे छोटे थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने भाई का बहुत आदर करता था तथा अपनी बहन से अथाह प्रेम करता था। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? हर्षवर्धन बहुत ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, जिससे वह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्षवर्धन की शिक्षा दीक्षा का उचित ढंग से प्रबंध किया गया था। शस्त्र अभ्यास यानी शस्त्र चलाना और युद्ध का अभ्यास उसने कहाँ से किया? हर्षवर्धन का बचपन उसकी माता यशोमती के भतीजे भंडी के साथ बीता था। उसने ही इसको युद्ध कला सिखाई थी। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी थानेश्वर यानी स्थानेश्वर सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। हर्ष का टीला पहले किला था जिसकी 52 बुर्जियां थी। हुनसांग के अनुसार हुनसांग ने अपनी बुक में लिखा है कि हर्षवर्धन अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों 606 से 612 ईस्वी तक 5 प्रदेशों के शासकों से निरंतर युद्ध किए। इन युद्धों के अंत में हर्ष की ही विजय हुई और हर्ष ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। इन विजयों से हर्ष की प्रतिष्ठा व कीर्ति बढ़ गई थी। पुलकेशियन द्वितीय के साथ युद्ध। अब हर्षवर्धन ने पुलकेशियन द्वितीय के साथ युद्ध किया तो क्या हुआ? हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो दूसरी ओर पुलकेशियन द्वितीय दक्षिणी भारत का शक्तिशाली शासक था। हर्ष की भांति ही वह भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। हर्ष द्वारा वल्लभी पर विजय के बाद पुलकेशियन द्वितीय शंकित हो गया और युद्ध अनिवार्य हो गया था। हर्ष ने पुलकेशियन का सामना करने के लिए 5 प्रदेशों से सेना एकत्रित कर ली और 634 ईस्वी में सेना के साथ हर्ष ने पुलकेशियन द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई। पहले सभी युद्धों में जितने भी 6 युद्ध उसने किए थे सब में वो जीता था, लेकिन पुलकेशियन द्वितीय से वो हार गया। हुनसांग का हर्ष के बारे में विवरण। हुनसांग एक चीनी यात्री था। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हुनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहा। वह 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला। हुनसांग ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था। ताशकंद, समरकंद तथा बल्ख के से होता हुआ वह भारत के गांधार प्रदेश में पहुंचा। यहाँ से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। दक्षिण भारत में घूमने के बाद वह 644 ईस्वी में चीन के लिए प्रस्थान कर गया। चीन पहुंचकर उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा, जिसका शीर्षक था सीयू की पश्चिमी देश का वृत्तांत। क्या था? सीयू की पश्चिमी देश का वृत्तांत।
यह ग्रंथ हर्षकालीन भारत की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी तक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन है। इसके बारे में 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से और डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण नोट है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुनसांग हरियाणा में 634 से 644 ईस्वी तक रहे थे। उनकी पुस्तक सी यू की में थानेसर और कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता। हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तकें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हैं। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसकी रचना हर्षचरित्र और कादम्बरी थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री 634 से लेकर 644 ईस्वी तक रहे। उनकी पुस्तक सीयू की थी। थानेश्वर और कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है उनकी पुस्तक में। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हर्षचरित्र और कादम्बरी थी। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा वैसे ही नज़र डाल लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। नरवर्धन, राज्यवर्धन तथा आदित्यवर्धन, जो ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, ये तीनों वो राजा थे जो स्वतंत्र राजा नहीं थे। इन्होंने राज्य किया 505 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद आया प्रभाकर वर्धन, ये पहला स्वतंत्र राजा था अपने राज्य का। इसने 580 से लेकर 605 तक इसने शासन किया। इसकी 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक राज्य किया और इसकी मृत्यु के बाद फिर हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 तक राज्य किया। इसका जन्म 4 जून 590 को हुआ। इसके माता यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। भाई राज्यवर्धन और बहन राजश्री थी। राज्यवर्धन और राजश्री थी। इसके जो शिक्षा दीक्षा थी वो उचित ढंग से हुई थी। शास्त्रार्थ इसने कहाँ से लिया था? यशोमती के जो भतीजे थे भंडी, उससे लिया था। उसके बाद इसने जितने भी युद्ध किए थे सबसे इसने 6 युद्ध किए थे। 6 युद्धों में ये विजयी रहा था। लास्ट में इसने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया जिसमें ये हार गया। और उसके बाद इसके बारे में हुनसांग यात्री इसके यहाँ आया। हुनसांग ने इसके एक सीयू की पुस्तक लिखी। इसके बारे में उसने सब कुछ लिखा कि हर्षवर्धन के समय में जो था। ये नोट आपको ज़रूर याद कर लेना कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुनसांग 634 से लेकर 644 ईस्वी तक रहे। इसकी पुस्तक सीयू की थी और थानेश्वर और कुरुक्षेत्र का वर्णन किया था। हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हैं। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था जिसकी रचना हर्षचरित्र और कादम्बरी थी। बस ये थोड़ा सा आपको ऊपर से लगता है। और जो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो 7th क्लास की एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक होती है वो 7th क्लास की, वो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से आप ला सकते हो तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगी पढ़ने के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।